चाइना ने हाल ही में डीप सीक नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर रिलीज कर पूरे के पूरे विश्व में और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक हड़कंप मचा दिया है। अब कई रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं कि चाइना के इस डीप सीक के बाद अमेरिका की सुप्रीमेसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, भारत की सुप्रीमेसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ख़त्म हो गई। क्या ये सत्य है? आज के इस वीडियो में कुछ इसी प्रकार की चर्चा करके समझने की कोशिश करेंगे कि ये डीप सीक के पीछे आफ्टर ऑल जो खेल था, जिसके बारे में मीडिया चर्चा नहीं कर रही, वो आपको जानने की आवश्यकता है। डीप सीक का ओरिजिन अगर हम ट्रेस करें तो वो एक डॉक्यूमेंट को ट्रेस करते हुए पाता है। डॉक्यूमेंट का नाम है नेक्स्ट जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट प्लान। अगर कोई व्यक्ति इस नेक्स्ट जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट प्लान डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके पढ़ता है, आप पढ़ के देखेंगे तो एक झलक से आपको पहली बात तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट बना है क्लियर चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी की तरफ से, जो कि चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी है। इस चाइना की MSS ने जो ये डॉक्यूमेंट बनाया, जिसका एक आउटकम डीप सीक है, इस डॉक्यूमेंट के तहत चाइना की रणनीति आज आपके सामने क्लियर होगी। चाइना ने सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट के तहत, एक रणनीति के तहत ये डिसाइड किया कि हमें देश में कुछ नेशनल चैंपियंस बनाने हैं। हुआवाई नाम आपने सुना होगा, ZTE ये भी नाम सुना होगा, बैदू ये भी नाम सुना होगा। ये 3 कंपनियां चाइना के नेशनल चैंपियंस हैं। नेशनल चैंपियन का मतलब होता है कि एक ऐसी कंपनी जिसको बैकएंड पे चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी यानी कि उसकी खुफिया संस्था, चाइना की सरकार यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA तीनों का समर्थन है। और ये कंपनी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाई गई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हुआवाई, ZTE, बैदू, अगर हम देखें तो इन तीनों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है चाइना में। चाइना की सरकार की तरफ से इनको इन्वेस्टमेंट दी जाती है, इनको एक कवर दिया जाता है कि जिसके तहत ये ऑपरेट करें एक नॉर्मल निजी कंपनी के तहत, पर ये हाईली सब्सिडाइज्ड स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं। अब दूसरे पॉइंट को समझिए। चाइना की रणनीति ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी बड़े लंबे समय से, पिछले लगभग 1 दशक से, एक टाइप के साइबर अटैक्स पूरे वर्ल्ड में कर रही है। इन साइबर अटैक्स को कहते हैं APT, एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट्स। ये एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट्स क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे थ्रेट्स होते हैं जिसमें स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसीज लंबे समय तक साइबर अटैक ऑपरेशंस करती हैं, जिसमें वो स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, स्पेसिफिक अकाउंट्स और सबसे महत्वपूर्ण स्पेसिफिक कंपनियों को हैक करती हैं और हैक करके उनमें जिस प्रकार के मैलवेयर यानी कि मिलिशियस सॉफ्टवेयर डालती हैं, उसके तहत वो इंश्योर करती हैं कि लंबे समय तक अनडिटेक्टेड रहें और अनडिटेक्टेड रहते रहते सिर्फ इंटेलिजेंस गैदर करें। चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ने जब से ओपन AI बना है, ChatGPT बना है, अन्य AI रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स बने हैं, तब से इन सारे सॉफ्टवेयर्स में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के तहत एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। अब समझिए तीसरी चीज़, चाइना ने एक होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच अपनाई है इस पर्टिकुलर AI को लेके। होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच का मतलब है कि चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट्स के थ्रू, हुआवाई, ZTE, बैदू के थ्रू बहुत लंबे समय से पूरे विश्व तौर के जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन सारे एंटरप्रेन्योर्स को सर्वेलेंस में रख रही है। अब आप एक चीज़ को देखिए कि जब से AI बेस्ड सॉफ्टवेयर्स जैसे ChatGPT टाइप के आए हैं, गूगल का जेमिनी आया है, तब से क्या हुआ है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं, बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं, ग्लोबल लेवल पर इन सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग कर रहे हैं। वो क्या करते हैं कि वो जाते हैं ChatGPT पे, बोलते हैं कि मेक मी अ बिजनेस प्लान और अ बिजनेस सोल्यूशन और अ बिजनेस सजेशन फॉर XYZ पर्टिकुलर थिंग। वो इस प्रकार के किसी भी वेबसाइट पर जाकर जब इस वेबसाइट से ChatGPT जैसी से सहायता लेते हैं, तो वो सहायता किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है। वो व्यापार चलाने को लेके हो सकती है, सेल्स बढ़ाने को लेके हो सकती है, मार्केटिंग प्लान को लेके हो सकती है, फाइनेंशियल रणनीति को लेकर हो सकती है। और चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट्स के थ्रू
लॉन्ग टर्म सर्विलेंस ऑपरेशंस के तहत इन सारे के सारे विश्व तौर के डेटा सेट्स के ऊपर नज़र रख रहा है। वो इन डेटा सेट्स को एनालाइज कर रहा है, इन डेटा सेट्स की इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर रहा है, कैप्चर करके पूरे विश्व तौर का एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा था, जिससे कि उसको ये पता चल पाए कि विश्व तौर पर किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग करके किस इंफॉर्मेशन को ढूंढा और पूछा जा रहा है। अब जब ये चीज़ पूरी समझ में अगर आपको आती है तो अब आप चौथे पॉइंट को समझेंगे कि चाइना की नेक्स्ट जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट प्लान की जो एक्चुअल रणनीति थी, यानी कि उसका जो मूल फैक्टर था, वो था बेसिकली डेटा। क्योंकि चाइना को एक चीज़ जरूर समझ आ चुकी थी कि AI इज इक्वल टू डेटा एंड डेटा इज इक्वल टू AI। तो चाइना ने ये जो इकोसिस्टम के तहत, जिसमें मैंने आपको 3 लेयर्स बताई, एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट्स, दूसरा इसके साथ साथ नेशनल चैंपियंस, और तीसरा साथ साथ होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, इसके तहत नॉट ओनली उसने विश्व तौर का डेटा प्राप्त किया, बल्कि इस डेटा के बाद चाइना ने 2 और रणनीतियां अपनाई। सबसे पहले उसने लोकलाइज्ड AI सॉफ्टवेयर्स बनाए। इन AI सॉफ्टवेयर्स को उन्होंने पहले तो कुछ अफ्रीकन देशों में बेचा। अब यहाँ पर आपको एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट समझने की आवश्यकता है। चाइना की जो हुआवाई कंपनी है, ZTE कंपनी है, इन दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं जिनको हम कहते हैं फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर्स। ये जो फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर्स हैं, ये क्या करते हैं? ये आपके फेस के पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके बेसिस पे डेटा सेट्स जनरेट करते हैं। चाइना ने हुआवाई को डोमेस्टिक लेवल पर, यानी कि अपने अंतर्राज्यीय लेवल पर, इस लेवल का प्रमोट किया कि आज की डेट में हुआवाई सबसे बड़ा प्लेयर चाइना के अंदर है टेलीकॉम लेवल पर, यानी कि उसके खुद के जितनी भी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को आज की डेट में फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के तहत उसने कैप्चर कर लिया। दूसरा, इसी हुआवाई ने, इसी ZTE ने मिलकर अफ्रीका के कई देशों के लिए ये फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी बनाई, जिसमें उसने अमेरिका जैसे देशों को टारगेट करने के लिए अफ्रीका का सहारा लिया। अब ये कैसे हुआ? जब उसने अफ्रीका में अपनी फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी युगांडा और जिम्बाब्वे को लास्ट ईयर बेची। ये बेचने से उसने इन अफ्रीकन देशों में जो डार्क स्किन्ड लोग थे, उन डार्क स्किन्ड लोगों के फेशियल रिकग्निशंस को कैप्चर किया। सबसे बड़ी बात सुनकर हैरानी होगी कि हुआवाई को उसने पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन दोनों देशों में भी बेचा। इन दोनों देशों में बेचने से उसने एशियन फेसेस की फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी को भी कैप्चर किया। अब आप ध्यान से गेम को समझिए। चाइना ने विश्व तौर पर डार्क स्किन्ड लोगों से लेकर एशियन लोगों से लेकर अपने लोग जो खुद के चाइना के हैं, इन सारों की फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के तहत फेशियल फीचर्स को कैप्चर करके जो मास लेवल डेटा सेट्स गैदर किए, उसका प्रयोग अब इस प्रकार से होगा कि अब वो सस्ते सॉफ्टवेयर बनाकर जब अमेरिका में बेचेगा तो अमेरिका की बनाई हुई कंपनियों के महंगे फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर्स कोई नहीं खरीदेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, चाइना के क्योंकि ये सारे सॉफ्टवेयर टेस्टेड होंगे और क्योंकि ये डार्क स्किन्ड लोगों से लेकर एशियन लोगों तक, और ये दोनों के दोनों पॉपुलेशंस अमेरिका में बहुत भारी मात्रा में हैं। अमेरिका में जो ब्लैक पॉपुलेशन है और अमेरिका में जो एशियन पॉपुलेशन है, इमिग्रेंट पॉपुलेशन है, ये इन लोगों के ऊपर अभी टेक्नोलॉजी अपनाई जाएगी। यानी कि सस्ते सॉफ्टवेयर बनाकर अमेरिका को बेचकर अमेरिका के फेशियल रिकग्निशन डेटाज को अब चाइना फिर से कैप्चर कर पाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए कि चाइना ने एक हुआवाई के थ्रू सॉफ्टवेयर बनवाया फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी वाला, जिसके तहत उसने एक सॉफ्टवेयर का नाम रखा उइगर अलार्म। ये जो उइगर अलार्म है, ये उइगर मुस्लिम्स को लेकर है। उइगर मुसलमान आज की डेट में चीन के जिनजियांग प्रांत में रहते हैं। इन जिनजियांग प्रांत में जितने भी मुसलमान रहते हैं, उन मुसलमानों को फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के तहत कैप्चर करके चाइना ने उन लोगों के फेशियल पैटर्न्स के तहत उनके पब्लिक बिहेवियर को डॉक्यूमेंट कर कर और डेटा सेट्स गैदर करे हैं। इस उइगर अलार्म को समझने की कोशिश कीजिए। ये उइगर अलार्म इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके तहत उइगर मुसलमानों का फेशियल डेटा कैप्चर करके उनके पब्लिक लेवल पर जो आम डेली ज़िंदगी में डे टू डे गतिविधियां हैं, उन प्रोफाइल्स को कैप्चर करके किस अलार्मिंग लेवल का डेटा सेट जनरेट हुआ है, आप इसी चीज़ से अब अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आप ये सारी गतिविधियों को अगर जोड़ के देखें
तो यहाँ पर अब आपको समझ आएगा कि चाइना का ये जो डीप सीक एआई है, जो आज की डेट में ये बोला जाता है कि ये बहुत रियल टाइम लेवल पर एक अग्रेसिव लेवल पर प्रोसेसिंग करेगा, ये आज की डेट में बहुत ही अग्रेसिव मास लेवल डेटा सेट्स को प्रोसेस करके बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन दे पाएगा। अब ये सब ये क्यों कर पाएगा? क्योंकि अगर आपने चाइना के इस रणनीति को समझ लिया कि जिसके तहत उसने हुआवाई का प्रयोग करके उइगर अलार्म बनाना, जिसके तहत उसने अफ्रीका के देशों में जाकर युगांडा, जिम्बाब्वे से डार्क स्किन्ड लोगों का डेटा कैप्चर करना, और जिसके तहत उसने अपनी खुद की डोमेस्टिक पॉपुलेशन के फेशियल रिकग्निशन का डेटा कैप्चर करके जो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट करके डेटा जनरेट किया है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि आज की डेट में अगर मान लीजिए डीप सीक एक अग्रेसिव लेवल पर प्रोसेसिंग डेटा का कर पा रही है जो चैट जीपीटी और अन्य एआई सॉफ्टवेयर से फास्टर है, वो इसलिए है क्योंकि चाइना के पास उस डेटा का एक्सेस है, जो डेटा का एक्सेस पहली बात तो इन अदर ओपन एआई सॉफ्टवेयर्स को बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अब आपको ये समझना है कि जब हम ये कहते हैं कि चाइना के इस डीप सीक की वजह से जियोपॉलिटिकल लेवल पर एक हड़कंप आया, वो क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि अब आप इस चीज़ को समझिए कि चाइना के इस बेसिकली डीप सीक ने क्या किया है। इसने इतना डेटा आज की डेट में कैप्चर करके एनालाइज कर लिया है कि ये इतनी फास्ट प्रोसेसिंग डेटा की करेगा कि जिसके तहत डेटा की जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं ये उनको भी एक्सप्लॉइट करेगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ। अमेरिका की पॉपुलेशन का जो डेटा है, मान लीजिए चाइना उस डेटा को हैक कर लेता है, जो कि उसने बहुत अलग अलग तरीक़ों से वैसे भी किया हुआ है। अब उस पॉपुलेशन के डेटा को अगर एक तुरंत लेवल पर प्रोसेस किया जाए जो कि चैट जीपीटी से 1000 टाइम फास्टर हो, इस फास्टर डेटा इस प्रोसेसिंग के तहत अब आप सोच समझते हैं कि जो डेटा के अंदर वल्नरेबिलिटी होगी चाइना उसको एक्सप्लॉइट करेगा। जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण के तहत अमेरिका में अगर जो सफ़ेद चमड़ी वाले वाइट स्किन्ड लोग हैं, अगर मान लीजिए सरकार के तहत उन वाइट स्किन्ड लोगों को कुछ प्रायोरिटी दी जा रही है और ब्लैक स्किन्ड लोग जो हैं, जो अमेरिका के ब्लैक लोग हैं, अगर कुछ मान लीजिए सहूलतें उनको नहीं मिल रही हैं, तो इस डेटा को जो अमेरिका ने सीक्रेट रखा हुआ है जिसके तहत वो ये डिस्क्रिमिनेशन कर सक रही है, ये डेटा कल को अगर मान लीजिए पब्लिक डोमेन में लीक करके चाइना एक इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का इन्फ्लुएंस ऑपरेशन अमेरिका में चलाएगी, देखिए कि किस प्रकार से ब्लैक्स को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, कि सरकार आपके टैक्स पेयर का पैसा जो है वाइट्स को दे रही है और ब्लैक्स को नहीं दे रही। इससे पूरे के पूरे अमेरिका में सिविल वॉर हो सकती है। अगर अमेरिका में ये हो सकता है तो अब आप इसका अब आप ये सोचिए कि डीप सीक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम भारत में क्या होगा। भारत में जितना भी सरकार डेटा कैप्चर करती है, अगर ये डेटा चाइना ने हैक कर लिया, और जो कि वो करने की परिस्थिति में है क्योंकि हमारे आधार के डेटाबेस कई बार हैक हो चुके हैं। सरकार चाहे जितनी मर्जी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे, लेकिन कहीं ना कहीं आधार के डेटा लीक्स होते रहते हैं। और ये जो आधार का डेटा मान लीजिए लीक हो रहा है, इसके तहत आज की डेट में जो भी सरकारी स्कीमें चल रही हैं, उस स्कीमों के तहत जिस भी लेवल का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र अलग अलग वर्गों को देश में किया जा रहा है, अगर चाइना का डीप सीक इसको प्रोसेस कर ये डेटा लीक कर दे और कह दे कि देखिए इस डेटा लीक के कारण ये बात स्पष्ट हो जाती है कि कुछ स्पेसिफिक वर्गों को बेनिफिट मिल रहा है और बाकियों को नहीं मिल रहा है, तो आप जानते हैं कि इसका क्या खमियाजा होगा। और चाइना के एजेंट्स भारत में तो बहुत हैं ही, एक यूट्यूब कार्टल से लेके जो उनके एजेंडा को चलाने के लिए, और कुछ राजनीतिक वर्ग जिनका मुंह से सिर्फ चाइना, मुसलमान, ये 2-3 शब्दों के सिवाय और कोई शब्द तो निकलता नहीं। तो आप इस चीज़ के खमियाजे को समझने की कोशिश कीजिए कि डीप सीक जो है, इसकी फास्टर डेटा प्रोसेसिंग का खमियाजा ये होगा कि ये सोसाइटी में डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन से लेकर मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन से लेकर सोसाइटी में एक नैरेटिव की लड़ाई को सबसे पहली बात तो बढ़ावा देने में बहुत सक्षम रहेगी। अब सबसे बड़ी बात ये उठती है कि क्या ये जो डीप सीक के रिलेटेड जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, क्या इसको लेके भारत को सतर्कता रखनी चाहिए? देखिए, सतर्कता की बात तो हमेशा से जायज़ रहेगी, पर मैं आज आपको कम से कम 2 से 3 ऐसे पॉइंट्स बताना चाहता हूँ जिससे सुनकर आपको एक भरोसा मिलेगा कि कहीं ना कहीं भारत इस टाइप के थ्रेट को टैकल करने के लिए तैयार भी है। ऐसा नहीं है कि जब डीप सीक बन रहा था तो भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNAW सो रही थी। ये अब वो ज़माना तो रहा नहीं कि RNAW जो है वो पर्सनल लेवल पर कुछ लोगों के ठेकेदार एजेंसीज बन के घूमेंगी। RNAW ने काफ़ी लेवल, डीप लेवल पर रादर मैं कहूँगा कि एनालिसिस किया है
इस चीज़ का कि डीप सीक अगर बनता है तो इस डीप सीक का खमियाजा क्या होगा। आज की डेट में RNAW के तहत अगर हम देखने की कोशिश करें तो RNAW 2-3 चीज़ें बड़ी स्पष्ट समझती है जो आपको जानने की आवश्यकता है। RNAW की फाइलों में एक पॉइंट की चर्चा जो अक्सर होती है वो ये है कि चाइना जितना मर्जी AI में माहिरता प्राप्त कर ले, वो एक डिफ्यूजन डेफिसिट की प्रॉब्लम से हमेशा जूझती रहेगी। इस शब्द को समझिए जो RNAW की रिपोर्ट्स में होता है, डिफ्यूजन डेफिसिट। डिफ्यूजन डेफिसिट का मतलब ये है कि भारत की रॉ ये बात जानती है कि चाइना आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेवल पर अमेरिका को कॉपी कर रहा है। वो अमेरिका की साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को कॉपी कर रहा है। लेकिन RNAW ये जानती है सबसे महत्वपूर्ण तरीके से कि कॉपी करने का मतलब ये नहीं होता कि आप इनोवेट कर रहे हैं। आज की डेट में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि RNAW को ये बात पता है कि कहीं ना कहीं चाइना की इनोवेशन कैपेबिलिटी नंबर 1 बहुत कम है। अब सवाल उठता है कि इनोवेशन कैपेबिलिटी कम क्यों है। उसका दूसरा कारण ये है कि RNAW के जो खुद के असेसमेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि 2050 तक 40% चाइना की जनता रिटायर हो जाएगी। चाइना इस समय एक डेमोग्राफिक डिक्लाइन पर है, उसके पास स्किल्ड पॉपुलेशन नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है और इसके कारण सबसे बड़ी बात यह है कि एक टैलेंट का बहुत बड़ा मिसमैच है और इस टैलेंट के मिसमैच के कारण RNAW जानती है कि इनोवेशन कैपेबिलिटी उसकी कम होगी। आपको एक चीज़ समझनी है, डीप सीक कोई चाइना का इनोवेशन नहीं है, ये बेसिकली रिवर्स इंजीनियर्ड टेक्नोलॉजी है जिसको सस्ते दाम पर रिक्रिएट किया है। चाइना ने विश्व में कोई AI इंट्रोड्यूस नहीं किया है, ChatGPT का एक सस्ता वर्जन निकाला है। जब आप इस चीज़ को समझेंगे तो आप ये पॉइंट समझेंगे जो मैंने RNAW का आपको बोला। और तीसरी चीज़ जो RNAW जानती है वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि चाइना जिस प्रकार से AI में माहिरता प्राप्त कर रही है उससे चाइना का खुद का डिक्लाइन होगा। अब आप कहेंगे कि ये कैसे होगा, तो पॉइंट बड़ा स्पष्ट है। RNAW के एस्टीमेट कहते हैं कि जिस प्रकार से चाइना आज की डेट में AI को डेवलप कर रही है, इस AI के डेवलपमेंट के कारण सबसे पहली बात उसकी 6% टोटल एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ AI स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो जाएगी। यानी कि अगर चाइना में टोटल मान लीजिए कि 100 मेगावाट बिजली कंज्यूम हो रही है तो AI के कारण पहली बात तो 6 मेगावाट बिजली स्पेसिफिकली अलग से सिर्फ AI ही मांगेगी। अब इतनी बिजली चाइना पहली बात तो स्पेसिफिकली AI को चलाने के लिए और डेटा सेंटर्स को कूल करने के लिए कहाँ से लाएगी। इस रीज़न से अब आप समझिए कि जो अभी हाल ही में आपने देखा कि चाइना ने ब्रह्मपुत्रा के ऊपर डैम बनाने की कोशिश करी, ब्रह्मपुत्रा के वाटर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करी। अब आप डॉट्स को कनेक्ट करके समझिए कि चाइना अगर आज की डेट में AI को चलाने के लिए 6% एनर्जी की रिक्वायरमेंट उसकी टोटल कंजम्पशन होगी तो वो एनर्जी कंजम्पशन के लिए पहली बात एनर्जी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी चाइना के पास नहीं है इस मोमेंट पर। दूसरी सबसे बड़ी बात RNAW ये भी जानती है कि जिस प्रकार से चाइना में अभी डेवलपमेंट चल रहा है AI का, 2030 तक उसको 3 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता होगी। और ये जो 3 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता होगी ये इसलिए होगी क्योंकि ये पानी के तहत वो सिर्फ बिजली की जनरेशन नहीं कर पाएगी बल्कि जो डेटा सेंटर्स हैं उनको ठंडा करके कूल भी कर पाएगी। और ये 3 बिलियन क्यूबिक मीटर्स जो आज की डेट में पानी की रिक्वायरमेंट है 2030 तक, ये कोई कम नहीं है। ये आज की डेट में इक्विवेलेंट है एनुअल कंजम्पशन पानी की जो सिंगापुर की है। इतना पानी चाइना सबसे पहली बात तो कहाँ से लाएगा। इस रीज़न से RNAW के असेसमेंट्स ये कहते हैं कि पहली बात चाइना की तरफ से गतिविधि ब्रह्मपुत्रा के पानी को कंट्रोल करना, चाइना की तरफ से गतिविधि लद्दाख में शक्सगम वैली जहाँ पर 252 ग्लेशियर्स चीन ने 1963 में 1963 में पाकिस्तान से गिफ्ट में लिए थे, उनको बेसिकली मेल्ट करके वो पानी का प्रयोग किया जाएगा। एक सेपरेट वीडियो ऑपरेशन लद्दाख करके मैं बना चुका हूँ, लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर ना देखा हो तो ये पॉइंट ज़रूर देखिएगा जो मैंने अभी बोला, वहाँ पर डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। लेकिन इस चीज़ को समझिए, भारत ये बात जानता है कि चीन जिस राह पे अभी चल रहा है, अगर वो इस लेवल पर AI का डेवलपमेंट करता रहा तो पहली बात ना तो उसके पास इनोवेट करने के लिए मैन पावर होगी आने वाले समय में, वो सिर्फ कॉपी पेस्ट कर पाएगा टेक्नोलॉजी की। और दूसरी सबसे बड़ी बात,
जिस लेवल की एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो एनर्जी को पूरा ना करने की वजह से चीन गतिविधियां करने की कोशिश करेगा लद्दाख और ब्रह्मपुत्रा में, लेकिन वो भी वहां पर नाकाम रहेगा क्योंकि वहां का भी पानी उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाएगा जिस लेवल की रिक्वायरमेंट चाइना चाहती है। और मान लीजिए एक मोमेंट पे रॉ कहती है कि पानी का रिक्वायरमेंट पूरा हो भी जाता है, तो पानी के रिक्वायरमेंट के बाद जो चीज़ पूरी नहीं हो पाएगी वो है कि मैन पावर, क्योंकि अगर 2050 तक 40% जनता चीन की रिटायर कर जाएगी तो डेमोग्राफी चाइना के फेवर में नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ तो तय है कि डीप सीक जो अभी आया, ये डीप सीक एक प्रकार का डिसरप्शन ज़रूर है, लेकिन लॉन्ग रन में भारत जैसा देश, अमेरिका जैसा देश और अन्य लाइक माइंडेड देश अगर इस एआई को अगले 3 से 4 सालों में कंट्रोल में ले लें तो कहीं ना कहीं चीन से इन सारे देशों को एक ग्लोबल लेवल पर एज जरूर मिल पाएगा। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको डीप सीक की पूरी जियोपॉलिटिक्स, उसका भारत पे क्या खमियाजा और भारत को वरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स और पहलू अब आपको क्लियर हो गए। धन्यवाद।